क्या यार, सब यहाँ इतना मजा ले रहे हैं और मैं यहाँ पक रही हूँ। अरे वाह, हैंडसम की वीडियो लाइव आ रही है। Help him. Please help him. Are you fine? Oh no! ये तो मर जाएगा। और क्या जानती हो उसके बारे में? मैम, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती थी, बस उसे फॉलोग्राम पे फॉलो करती थी। फिर वही बात, इतने सारे फोन आ रहे हैं, सबका यही कहना है, जानते नहीं है फॉलो करते हैं। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? वो बहुत हैंडसम दिखता था और मुझे अच्छा भी लगता था, इसीलिए। सर, एसआई जिम के 3 ब्रांचेस को देख लिया सर, वहाँ पे तो कुछ नहीं है। एसआई जिम की 20 ब्रांचेज हैं, सब में देखना पड़ेगा, पता नहीं किस में हो वो। क्या 20 ब्रांच? लगे रहो तुम। ओके, ठीक है सर। प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज हेल्प, प्लीज छोड़ दो। छोड़। सर, लड़का काफी पॉपुलर है। फॉलोग्राम पे इसके 23,000 फॉलोअर्स हैं और कुछ तो लिखा नहीं है सिवाय इसके कि ऐसा जिम में इंस्ट्रक्टर था। छोड़ 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 छोड़। सर, किलर ने इसका वीडियो फॉलोग्राम पे डाला है, वो भी लाइव, ताकि इसके फॉलोअर्स इसे देख सकें। लेकिन सर, आज तो संडे है और एसआई जिम के सारे ब्रांचेस संडे को बंद रहते हैं। फिर ये वहाँ पहुँचा कैसे? पहुंचा नहीं है पूर्वी, पहुंचाया गया है, वो भी गन पॉइंट पे। आप रेडी? और 2 ब्रांचेस देख लिए मैंने, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। प्लीज सर, मुझे तो लगता है ये कोई साइको किलर है, वरना ऐसी ही वीडियो बना के इंटरनेट पे कौन डालेगा? एक काम करो, पुलिस को भी इन्फॉर्म करो, वो जितनी भी ब्रांचेस बची हुई है ना, वहाँ उनको भेजो। देखो, शायद कुछ पता चल जाए। और जितने भी जिम के मालिक हैं, सबको कांटेक्ट करो, सारे जिम को चेक करना है जल्दी से जल्दी। सर, एक भी फोटो या वीडियो नहीं है जिससे लोकेशन के बारे में पता चल सके। प्लीज छोड़ छोड़। सर मिल गया। सर, ये फोटोग्राफ देखिए, ये बैकग्राउंड में जो रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर गई हूँ, ये खार में है। खार? ओके, रेडी? हाँ सर। खार पहुंचो, खार। सर, खिड़की दरवाजे तो सही सलामत है। सारे सीसीटीवी कैमरास भी बंद है। तो फिर धीरज और खूनी जिम के अंदर आया कैसे? सर, धीरज जिम इंस्ट्रक्टर नहीं, मेरा दोस्त भी था और उसके पास चाबी हमेशा रहती थी। वो जब भी चाहे यहाँ आके जिम कर सकता था। प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको किसी पे शक है? धीरज के किसी से कोई दुश्मनी?
नहीं मैम, उल्टा उनको तो सब बहुत पसंद करते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, न जाने किसने उनको इतनी दर्दनाक मौत दी। अच्छा धीरज, क्या आप हर संडे जिम आता था क्या? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो मुझसे मिलने आ रहे थे, पर फिर उनका फोन आया कि वो पहले वो जिम जाएंगे और उसके बाद मुझसे मिलने आएंगे। ये किस किस को पता था कि आज वो जिम आने वाला है? मुझे नहीं पता। जब वो हर संडे जिम नहीं आता था, इसका मतलब खूनी उसका पीछा कर रहा था। हाँ सर, उसे पता था जिम बंद है, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, मौका देखकर मार दिया होगा। अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं कि खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज सर, प्लीज। आप लोग प्लीज इनको घर ले जाइए, आ भी जाइए। थैंक यू। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा धीरज भी कोई मार सकता है। वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था और हर कोई उसको लाइक करता था। इनफैक्ट इस जिम में हर कोई उसकी वजह से आता था। अगर धीरज इतना अच्छा आदमी था और सब लोग उसे पसंद करते थे, तो फिर उसका खून क्यों हुआ? सर, खूनी को पता था कि धीरज काफी पॉपुलर है, इसलिए उसने उसका लाइव वीडियो फोलोग्राम पे अपलोड किया ताकि उसे लोग देख सकें। लाइव? एक मिनट, ये फोलोग्राम कोई नया चैनल है क्या? सर, फोलोग्राम कोई चैनल नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है। लेकिन इसे हर कोई कैसे देख सकता है? हम जिसे तस्वीर भेजेंगे वही देखेगा ना? नहीं सर, हम किसी को कुछ नहीं भेजते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा फॉलोग्राम अकाउंट है। फोन को मैं अपने स्क्रीन से कनेक्ट कर देती हूँ। सर, ये मेरे पिक्चर्स और वीडियोस हैं। सर, मेरे इस पिक्चर को देखिए कितने लोगों ने पसंद किया है और नीचे कमेंट्स भी हैं। इनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, लेकिन कुछ को मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं। इसमें तो बहुत अलग नजर आ रही हो तुम। ये सब करने के लिए टाइम कैसे मिलता है भाई? सर, ये सब करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं आपकी पिक्चर क्लिक करती हूँ और इसे पोस्ट कर देती हूँ। हो गया, बस। पूर्वी, अभिजीत सर की ये तस्वीर सब लोग देख सकते हैं? हाँ सर, लेकिन कुछ अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता और कुछ ओपन जिन्हें हर कोई देख सकता है। सर, इसमें हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और हाँ सर, इसमें एक लाइव वीडियो का ऑप्शन है जहां पर हम अपने आप को लाइव दिखा सकते हैं। इतना तो तय है कि खूनी धीरज की मौत का खेल सबके सामने खेलना चाहता था। कहाँ रहेगी? इन्हें फोन तो करूं। कुणाल, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जरूर कुणाल है। वीडियो, मैं यहाँ बेवकूफ की तरह इनका इंतजार कर रही हूँ और ये जनाब फोलोग्राम में वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या चाहते तुम मुझसे? कुणाल, मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या हो रहा है? कुणाल, तुम कहाँ हो? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अरे नहीं 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 मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुम्हें। अरे पागल हूं क्या मैं? हाँ? अरे अभी तो तमाशा शुरू हुआ है।
जरा देखें तो सही कि वीडियो कितना वायरल होता है, इंटरनेट पर कितना तहलका मचता है। मेरी क्या दुश्मनी तुमसे? अरे देखो 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 देखो, अरे देखो दर्शक भी आ गए तुम्हें देखने के लिए। अरे ये कितनी खुशी की बात है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हो? गोली मत चलाना प्लीज। अरे तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम स्टार बनो, इंटरनेट के स्टार, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए, शोहरत, नाम, फेमस होना, इंटरनेट का स्टार बना, यही चाहते थे ना तुम? हेल्प मी, दरवाजा खोलो प्लीज, खोलो दरवाजा प्लीज, दरवाजा खोलो, हेल्प मी, दरवाजा खोलो, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, सर मेरे पति को बचा लीजिए। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे धीरज के साथ हुआ था। तो ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? आप किसी धीरज को जानती हैं? नहीं सर, मैं किसी धीरज को नहीं जानती। सर मेरे पति को बचा लीजिए। आप ये बताइए कि आपके पति, उनसे बात कब हुई थी आखिरी आप? सर 1.5 घंटा पहले वो ऑफिस से निकले थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि वो घर आ रहे हैं और 1 घंटे तक नहीं आए। सर इन्हें बचा लीजिए सर। ऑफिस कहाँ है उनका? अंधेरी में। सर इसकी फोन की लास्ट लोकेशन है जुहू, कोई 1 घंटे पहले, उसके बाद से उसका फोन बंद है। Oh no. वीडियो में ये स्टीम रूम दिख रहा है। स्टीम रूम या तो किसी जिम का हो सकता है या स्पा का। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये कभी जिम में नहीं गए थे। कोई किडनैप करके ले गया होगा। ये जहाँ पे फोन बंद हुआ ना, लास्ट लोकेशन जो, उसके आसपास देखो कितने स्पास हैं और ये जिम है। देखो हमारी अगर फोन बंद आ रहा है तो वीडियो अपलोड कैसे कर रहा है? सर सिम कार्ड को फोन से निकाल दिया होगा और वाईफाई मोड पे यूज कर रहा होगा, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जल्दी से जल्दी इस लोकेशन तक पहुंचना ही होगा। सर कुणाल की आखिरी लोकेशन के पास 2 स्पा और एक जिम है, जिसमें से एक स्पा रियल हेवनली में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट है। ये जरूर वहीं गया होगा। दया, तुम और पंकज वहां जाओ, हम लोग बाकी जगह जाते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते। अब तक 2 लोगों को बेरहमी से मार चुका है। ना तो हम किसी को बचा पाए और ना खूनी तक पहुंच पाए। इस खूनी को तो छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कहीं भी जाके छुपाओ, ढूंढ के निकालेंगे उसे। लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं मिला यार। ना ये दोस्त हैं, ना स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, ना इनका पेशा। कुछ तो जरूर है अभिजीत, वरना कोई इन्हीं दोनों को क्यों मारेगा? कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में जो हमारी नजर में नहीं आ रहा। और सुराग के नाम पे वो वीडियो है, लाइव वीडियो, जो खूनी ने खुद पोस्ट की है। सर एक और वीडियो। मतलब एक और खून? नहीं सर, ये खून नहीं है, ये कुछ और है। ये देखिए। सड़क के इस गड्ढे ने बेचारे की जान ले ली, लेकिन यहाँ पर किसी को पड़ी है? किसी को नहीं। सर ये वीडियो कुणाल ने पिछले महीने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया था और ये काफी मशहूर भी हुआ। अच्छा, पर इस वीडियो का क्या लेना देना इससे? सर कनेक्शन, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो धीरज ने भी पोस्ट किया है। ये रहा।
इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और 2 घंटे से ना एम्बुलेंस आई और ना पुलिस। पुलिस ने अगर थोड़ी सी चेकिंग करी होती तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता। मतलब ये कि इन दोनों ने एक्सीडेंट में मरते हुए लोगों के वीडियोस अपने फोलोग्राम अकाउंट में पोस्ट किए थे। मौत, वीडियोस और फोलोग्राम। और सर ये वीडियोस वायरल भी हुए और मशहूर भी। और ऐसी एक वीडियो की वजह से धीरज को टीवी पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये देखिए। वेलकम टू ओ न्यूज़ मिस्टर धीरज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो ग्लैड। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुणाल का भी इंटरव्यू इसी चैनल पे इसी रिपोर्टर ने लिया था। अच्छा। तो मैंने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं। तो ये इंटरव्यू तो आधा है। हाँ सर, ये कुणाल का इंटरव्यू भी आधा ही है। आधा ही पोस्ट किया। फिर तो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। Yes, can I help you? हम लोग CID से हैं, हमें आलोक से मिलना है। आलोक? बताइए। मैं शेखर हूँ, यहाँ का एडिटर इन चीफ। हमें आलोक से ही मिलना है, जरा उन्हें बुलाइए प्लीज। हाँ ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जी नहीं। ओके, एक्सक्यूजेस। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। इस लड़ाई में मुझे आपका भी साथ चाहिए। तो क्या आप सब तैयार हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, करप्शन के खिलाफ, देश को बदलने के लिए? तो फिर देखते रहिए ओ न्यूज़। आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट और खबरदार। आलोक, CID के लोग आए हैं तुमसे मिलने। क्यों? खुल के कुछ बताया नहीं, लेकिन तुमसे ही मिलना चाहते हैं। प्लीज चलो। जी हाँ कहिए। मिस्टर आलोक, एक मिनट। ये इन दोनों की फोटो देखिए। इनका खून हो गया है। कुछ याद आ रहा है इन्हें देख के? देखे हुए तो लग रहे हैं मुझे। आलोक जी, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, खून का मामला है। तो लेते हैं। ओके, अब हाँ याद आ गया मुझे। अब ये लोग तो वही ना जिन्होंने लाइव वीडियो बनाया था एक्सीडेंट का। जी, और आपने इनका इंटरव्यू भी लिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस मर्डर के बारे में क्या बता सकता हूँ? हमें उस इंटरव्यू का पूरा फुटेज देखना है। वेलकम टू ओ न्यूज़ मिस्टर धीरज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। आई एम सो ग्लैड। तो फिर मिस्टर धीरज, आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर किसने बुलाया गया? जी सर। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रखा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे। और यहां तक कि पुलिस, उसने भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। पुलिस चाहती तो उस हादसे को रोक सकती थी क्योंकि जो ड्राइवर था वो नशे में था,
लेकिन पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो क्या आपने किया? जी बिल्कुल किया। मैंने वीडियो बनाया, उसको वायरल किया ताकि लोगों को पता चले कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। देखिए मिस्टर धीरज, ऐसा आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे नहीं लगता है और शायद दर्शकों को भी ना लगे। और यही सवाल है आज का हमारे दर्शकों के लिए कि जो मिस्टर धीरज ने किया उसे आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं। ये आया हमारे पहले कॉलर का कॉल। हेलो, मैं विनोद। हेलो मिस्टर विनोद, आप पूछिए अपना सवाल। धीरज, तुम यहाँ पुलिस, सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? एम्बुलेंस नहीं आई तो तुम खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे, मगर तुमने ये नहीं किया। तुम तो वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उन मासूम लोगों की मौत का तमाशा। हाँ, कि क्या बात कर रहे हैं वो? मैंने अपना काम किया। उससे किसी की जान बची क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इस वीडियो से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपके फॉलोवर्स बन जाएंगे, पर क्या किसी की जान बची? क्या आपने कोशिश की कि किसी की जान बच सकती थी? देखिए सर, मैंने जो किया मेरे मुताबिक वो बहुत था। मैंने लोगों को जागरूक किया अपनी वीडियो के थ्रू। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? आप उनकी मदद भी कर सकते थे ना। आप यूं हाथ पे हाथ रखकर तमाशा तो नहीं देख सकते थे। चलिए, बने रहते हैं इसी मुद्दे पर और आप अपनी राय दीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जरा कुणाल का इंटरव्यू दिखाइए। तो दोस्तों, आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल, वेलकम टू ऑन न्यूज। और आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो वीडियो है जो आजकल काफी वायरल हो रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, सोशल मीडिया पे वही वीडियो वायरल होता है जो चीज दुनिया देखना चाहती है, और मैंने भी वही दिखाया। सड़क के गड्ढे, बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा, और उसी समय बाइक बहुत स्पीड में आ रही थी, और उसी गड्ढे के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो लोग पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। मैंने तो उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई। फिर मैंने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि दुनिया देख सके और उसके खिलाफ आवाज उठा सके। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। राहुल। हाँ, तो राहुल पूछिए, आपको क्या पूछना है? कुणाल जी, सिर्फ वीडियो बनाकर पोस्ट कर देने से आपको लगता है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और कुछ नहीं करना चाहिए था आपको? बिल्कुल सही सवाल किया है आपने मिस्टर राहुल। राहुल जी, मैंने अपना पूरा फर्ज अपनी शिद्दत से निभाया। मैंने उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया और वहां पर उनका वेट भी किया। आप खुद भी उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे। आपने उनकी मौत का तमाशा बनाया। भूलो मत, हम जो करते हैं वो भरते भी हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे दर्शक ने। समाज में फेमस होने की ओर में हम लोग इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है मिस्टर कुणाल। तो इसी के साथ लेते हम एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे। सर, ये आवाज तो हाँ, दोनों वीडियो में कॉलर एक ही है, नाम अलग अलग है। वो जरा धीरज का वीडियो फिर से दिखाइए। धीरज, तुम यहाँ पुलिस, सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? सेम। इस आदमी की डिटेल्स हमारे रिकॉर्ड्स में इसका नंबर होगा। गुड, हमें इस आदमी का फोन नंबर चाहिए। सर, खूनी ने वीडियोस देखे और वो इन दोनों से चिढ़ गया सर, इसीलिए उसने दोनों के इंटरव्यूज में फोन किया और उन्हें बातें भी सुनाई और उन्हें उसके बाद मार दिया सर। लेकिन सर, ये वीडियोस तो वायरल थे, न जाने कितने लोगों ने देखे होंगे। खूनी कौन है ये कैसे पता चलेगा? और उसका ये नंबर, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। अरे, ये तो वही फोन नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ, जानता हूँ। और ये भी जानता हूं कि तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो समाज का कचरा साफ कर रहा हूं सर।
जिन लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है उन लोगों को यहाँ से हटा रहा हूँ। और मुझे थैंक्स कहने की बजाय आप लोग मेरे ही पीछे पड़ गए, मुझे ढूंढना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। नहीं सर, दैट्स नॉट राइट ना। अरे हाँ, एक चीज और, ये जो आप मेरा फोन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मत कीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हाथ आएगा। काफी घमंड है तुम्हें अपने ऊपर। नहीं सर, घमंड नहीं, विश्वास। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं है इसमें। अरे हाँ, अब आप लोग तो मेरे वीडियोस फॉलो ही करते होंगे, तो चलिए फॉलोग्राम से एक और अकाउंट लिंक भेजता हूं आपको। एक नया वीडियो ताजा तरीन थोड़ी ही देर में होगा आपके पास। जस्ट एंजॉय। हेलो हेलो, पूर्वी जरा ये अकाउंट देखना। सर तो एक और खून करने जा रहा है। अब ये जगह कौन सी है? बड़े चालाकी से शूट किया है। ट्रे में कुर्सी और बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। सर बर्फ पिघल रही है। ये चेयर तो किसी ऑफिस या स्कूल की लग रही है। सर यहाँ पर तो इतने सारे स्कूल हैं, ये कैसे पता चलेगा सर कहाँ पर है ये? हमारे पास तो वक्त भी नहीं है। एक मिनट जरा जूम करना, चेयर पे जूम करो। उसके बाएं हाथ पे हैंडल पे पीपीटी कॉलेज पता करो। सर पीपीटी शासकीय विद्यालय, ये गोटपाड़ा में है सर। गोटपाड़ा।
चेयर पे जूम करो। जीपीटी? चेयर तो वही है, फिर आदमी कहाँ गया? यहाँ तो सब खाली है। वीडियो में तो यही दिख रहा था। ओह नो, एक और वीडियो। हाँ, हार गई। सीआईडी हार गई। सीआईडी की टीम हार गई और मेरी टीम जीत गई। अरे, इसीलिए तो देश का बुरा हाल है। क्राइम रेट देखो कहां पहुंच रहा है, आसमान छू रहा है। पुलिस सीआईडी किसी काम की नहीं है, यूजलेस बकवास हो गए। अरे भाई, मैं तो समाज का भला कर रहा हूं और आप लोग हैं मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीआईडी की टीम हार गई, मैं जीत गया। क्या हुआ, हंस क्यों रहा? दया, ये देखो। ये पहचाना? सब यहाँ ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा प्लीज। खूनी यहाँ इसी बिल्डिंग में है। पर हुआ क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्डिंग के चारों तरफ तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, फिर गार्ड्स भी यहाँ पर। ऐसे में कोई कैसे अंदर घुस सकता है? हो सकता है खूनी तुम में से ही कोई हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम, मामला थोड़ा सीरियस है, अभी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। खूनी ने वीडियो में भेजा, उस वीडियो में आपका न्यूज चैनल का लोगो दिख रहा है। ये देखो, ऐसा कोई कमरा है आपके पास? छोटा सा कमरा? अच्छा, हाँ हाँ, वो कमर्शियल स्टूडियो नंबर 6 ना, वो छोटा वाला। सीधे जाके राइट में। हाँ, चलिए। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, इनको कहीं जाने मत देना। आप पीछे आइए, आप सब पीछे आइए। अरे लेकिन हुआ क्या है? जो भी हुआ है सर आके आपको बता देंगे। अभिजीत, आजा, संभाल के। चल। बैठो। अरे लाइट का क्या हुआ? लाइट देखना। ये दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सर, कौन है? पकड़ो उसे। रुक। बहुत हो गया तेरा खेल, पकड़ो मत। हैं? पंकज, लाइट का क्या हुआ? सर देख रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? सर वहां मुझे कोई मारने की कोशिश, ये देखिए सर, सर ये देखिए ना, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था कोई वहां पे। क्या? तुम थे सबके पीछे, इन सबका खून तुमने किया, हाँ? और उनके वीडियो को उन्हीं के अकाउंट पे पोस्ट किया। शौक
शौक है ना तुम्हें लाइव वीडियो बनाने का। आज दुनिया तुम्हें लाइव देखेगी। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि वो इसी लायक थे सर। जिन लोगों में इंसानियत नहीं है, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होना होता है, किसी को मरता हुआ छोड़ सकते हैं, किसी की मौत का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया में फेमस होना है। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सर। उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैंने मारा धीरज को, मैंने मारा कुणाल को। तुम्हारी बात गलत नहीं है, तरीका गलत है। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया मैंने? अरे जरा उन लोगों को भी तो पता चले जो लोग मौत के कगार पर खड़े रहते हैं, जिन्हें मदद की उम्मीद होती है, लेकिन सामने खड़े लोग बस उसकी मौत का तमाशा बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि आखिर वीडियो बना के अपलोड करने में मजा क्या आता है। सर, मेरी भी 15 साल की बेटी थी, रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। बड़ी बड़ी चीखती रही, चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। और जो रुके वो लोगों ने वीडियोस बनाए सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। वो बच सकती थी सर, उसकी उम्र नहीं थी मरने की। मेरी बेटी बच सकती थी, और वो तमाम लोग बच सकते थे जिन लोगों के वीडियोस अपलोड हुए। आजकल के नौजवानों के लिए, आजकल की पीढ़ी के लिए सब कुछ महज सोशल मीडिया है, बस दैट्स इट। शेखर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के बदले किसी की जिंदगी लेना सही है। अगर सही होता तो हमने तुम्हें यहां गोली मारी होती। हर गुनाह के लिए सजा देने का हक सिर्फ कानून का होता है, हम सबका नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो, उन लोगों को मार के क्या तुम्हारी मरी हुई बेटी वापस आई? हाँ? नहीं। क्या वो लोग जो एक्सीडेंट में मारे गए वो लोग वापस आए? वापस तो तुम भी नहीं आओगे। दो खून किए हैं तुमने, बाकी की उम्र जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। थोड़ा जल्दी चलाओ। हेलो, इसवी प्रद्युमन है सर। एक खून हुआ है। खून हुआ? कौन बोल रहा है? शहर के मशहूर बिजनेसमैन जयंतीलाल जी का खून। जयंतीलाल जी का खून हुआ है? कौन बोल रहा है ये? देखिए सर, मैं कौन बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेठ जी का खून हुआ है और उनके घर वाले उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए सर, अगर बॉडी जल गई तो खूनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अब देरी मत कीजिए प्लीज, जल्द से जल्द जाकर बॉडी जलाने से रोकिए। हेलो, आप कहां से बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो। डैम इट। अरे कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर में अंदर आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। घर के सारे लोग कहाँ हैं? सर, वो लोग तो साहब की बॉडी लेकर शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट गए? क्या बताऊं मैं, यकीन नहीं हो रहा कि जयंती भाई अब हमारे बीच नहीं है। 15 साल पुरानी दोस्ती थी मेरी। वो तो मेरे बड़े भाई जैसे थे। पता नहीं ये सब कैसे अचानक से हो गया। माचू हो जाओ। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ? जयंतीलाल जी के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। मैं जयंतीलाल जी की पत्नी दीपा। दीपा जी, हमें पता है ये सही समय नहीं है,
पूछताछ करने की, मगर क्या करें? वो जयंतीलाल जी की मौत के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? आप सुशील जयंती, उनका बड़ा बेटा। सुशील जी, हमें खबर मिली है कि आपके पिता की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी हत्या हुई है। क्या? ये कैसा हो सकता है? I'm डॉक्टर सूरज, मैं जयंतीलाल का फैमिली डॉक्टर हूँ। मैंने ही कल रात उनको चेक करके उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दिया था। He died a natural death। ये सही कह रहे हैं। जयंती भाई की मौत सभी घर वालों के सामने ही तो हुई थी, और इतने सालों से मेरा इस परिवार से रिश्ता है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो आप लोगों ने इतनी जल्दी में बॉडी क्यों जला दी? तो क्या ये भी गुनाह है? इतने महीनों से पिताजी बीमार थे, कितने इलाज किए, कितनी कोशिशें की, नहीं बचे वो। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है। क्या? हमने आपके पड़ोसियों से भी पूछा, उन लोगों ने भी कल रात जयंतीलाल जी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। देखिए, पड़ोसियों ने जो कहा वो सही है, लेकिन उनको या आप लोगों को सही बात नहीं पता है। और वो सही बात क्या है? पिछले 3 महीने से डैडी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। वो ना सिर्फ लोगों को और बातों को भूलने लगे थे, बल्कि उनको हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम हो गया था। गलत सही, सच झूठ का फर्क उनको समझ में नहीं आ रहा था। दौरे पड़ने लगे थे उनको लगने लगा था जैसे उनको कोई मारने वाला है। कल रात भी उनको ऐसा ही दौरा पड़ा था। शांत, कूल, और इस बार अटैक इतना बड़ा था कि मुझे उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, और 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयाँ, सब कुछ दे सकता हूँ मैं आपको। हो गई तसल्ली आपको? अब हम अपना काम कर लें। इतनी जल्दी भी क्या है हेमंत? जरा सच तो सामने आ जाए। आप? सर, मेरा नाम मोहन है, मैं जयंतीलाल जी का वकील। मैंने आपको फोन किया था सर। मोहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है? मेरे शक की वजह है उनकी वसीयत। लेकिन ऐसा क्या है इस वसीयत में? सब कुछ, कि उनकी जायदाद में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब एक फैमिली हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा शेयर मिलेगा, यही ना? ऐसे ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जयंतीलाल जी की मौत नेचुरल ना होकर मर्डर साबित हुई, तो आप में से किसी को भी उनकी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नथिंग एट ऑल। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बराबर याद है कि 1 साल पहले उन्होंने मेरी सलाह लेकर ही ये वसीयत बनाई थी, और उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। दीपा जी, 3 महीना पहले उन्होंने नई वसीयत बनवाई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बकवास है। अरे पिताजी आपको कब मिले? आप तो 3 महीने से हमारे घर पे आए नहीं, और पिताजी भी 3 महीने से घर के बाहर निकले ही नहीं। तो फिर? हेमंत, वो खुद मेरे ऑफिस में आए थे 3 महीना पहले। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप क्या कह रहे हैं सर? कोई मेरी जान लेना चाहता है, मुझे मार डालेगा। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन है जो आपको मारना चाहता है? कोई अपना, मेरे परिवार के सदस्यों में कोई है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूं। सर, कौन है वो? कहा ना, कोई अपना। क्या सोच रहे हो? पुलिस के पास जाऊं? यही कहना चाहते हो? सर, मैं पुलिस को खबर करूं? नहीं,
पुलिस वाले भी अब मुझे पागल समझेंगे। तुम मेरा एक काम करो मोहन, मेरा वसीयतनामा बदल डालो। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि उसका कारण मेरा परिवार है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा कुछ भी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम नहीं होगा। सर, अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हमें नहीं तो किसे मोहन? जायदाद किसको मिलेगी? और सीआईडी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी सर, अगर जयंतीलाल जी की मौत हत्या साबित होती है तो उनकी सारी जायदाद, जो कि लगभग 5000 करोड़ है, वो सीआईडी को और पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिलेगी। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, अगर उनकी मौत हत्या साबित हुई तो। लेकिन उनकी तो हत्या हुई नहीं, हम वहीं तो थे। जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ है। उनकी हत्या हुई है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे। अरे आप कैसे पता लगाएंगे? बॉडी तो है ही नहीं। बॉडी जल चुकी तो क्या हुआ, राख तो है। जब तक ये केस सुलझती नहीं तब तक जयंतीलाल जी की राख हमारी कस्टडी में रहेगी। अरे लेकिन सॉरी मैम। मोहन जी, सर जरा बताइए, क्या जयंतीलाल जी ने खुद आपसे कहा था कि उनके परिवार वालों में से कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है? जी सर। क्यों? सर वजह तो पता नहीं, लेकिन उनको लगता था कि उनके घर वाले पैसों के लिए उनकी जान लेना चाहते हैं सर। बेटों से वो खुश भी नहीं थे। वो चाहते थे कि हेमंत और सुशील उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाएं, उनके साथ बिजनेस करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा क्या हुआ? सर दोनों ने अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे भी चला नहीं पाए। और हेमंत सर, वो तो एक नंबर का अय्याश निकला। उसने सेठ जी के सारे पैसे उड़ा दिए। सर बाप बेटे में हमेशा खटर पटर चलती रहती थी, कभी बनी नहीं बाप बेटे में। बनती नहीं थी, मगर हम बाप बेटे तो थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। मार भी सकते हो। आखिरकार दुनिया में आधे से ज्यादा गुनाह तो पैसों के लिए ही होते हैं। फिर तो सुशील भैया की वजह मुझसे बड़ी थी। उनका पिछला बिजनेस उन्होंने घाटे में बंद किया और अभी जो है वो नुकसान में चल रहा है। सर मार्केट का बहुत पैसा है उनके ऊपर, और डैडी भी इस बार सुशील भैया की मदद करने के लिए रेडी नहीं थे। सर मैं मानता हूं कि डैडी नाराज थे, नहीं दे रहे थे मुझे पैसे, पर मुझे ये भी पता है कि वो मुझे और मेरे परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। खून में उनका। खून तो हो, इसीलिए पैसों के लिए अपनों का ही खून बहा दिया। सर एक आइडिया है। क्या है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन इस सिचुएशन से अपना फायदा जरूर निकाल सकते हैं। क्या मतलब? वो सर आप ये मामला सुलझा दीजिए। मान लीजिए कि नेचुरल डेथ थी, अब वसीयत के हिसाब से पैसे सीआईडी और मुंबई पुलिस की जगह हमें मिलेंगे, जो उसके असली हकदार हैं। नहीं, आप लोगों का जो नुकसान हुआ होगा वो हम आपस में समझ लेंगे ना। सुशील जी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और दोबारा ऐसे बात करने की गलती नहीं करना, समझे? तुम अपनी दादाजी से बहुत करीब थी ना? दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे थे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। कभी दादाजी ने तुमसे ये कहा था कि कि उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, ऐसे कभी कुछ कहा था उन्होंने? उन्हें हर किसी से डर लगता था। दादाजी सिर्फ मेरे पे विश्वास करते थे, बाकी उन्हें सबसे डर लगता था। तो उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मार देगा। चलो दादू,
अब हम खाना खाएंगे। क्या ये? चलो 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 दादू। मुझे वो सब लोग इसमें जहर मिला के मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है दादू आपको? वो सब लोग मिले हुए हैं, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तू भी मत खा, अरे फेंक दे, वरना तू भी मर जाएगी। दादू आप मेरा विश्वास करो, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जहर भी नहीं, कुछ नहीं है दादू। आप मेरा विश्वास करो। देखो देखो देखो, मेरे हाथों में खा रही हूँ ना, देखो देखो, मुझे कुछ हुआ, मैंने अपने हाथों से बनाया। चलो दादू, चलो चलो चलो, खाओ 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 खाओ। गुड दादू, गुड दादू। चलो एक और बाइट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक और बाइट खाएंगे। अच्छा है ना दादू? गुड गुड। चलो मुझे चलो। कितना प्यार करती है, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। बाकी सब लोग मेरी दौलत के पीछे मुझे मार देंगे। दादू आपको कुछ नहीं होगा, आपका बहादुर बच्चा है ना इधर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, अब तुम घर जाओ, जाओ, और देखो किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? जाओ। हाँ सौरभ, बता क्या निकला राख में से? बॉस, राख में से बड़ी जबरदस्त बात निकली है। हालांकि इस राख ने मुझे कम परेशान नहीं किया, लेकिन मैंने भी इसका मुंह खुलवा ही लिया, है ना? तो फिर बता दे यार। बताता हूं। तारिका। हाँ सर, हमने इस राख का स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट किया। फिर रिपोर्ट से बात साबित हो गई है बॉस कि जयंतीलाल की मौत नेचुरल नहीं है, जयंतीलाल को मारा ही गया। क्या कहा तुमने? जयंतीलाल की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी? नहीं। कैसे सारंगे, कैसे मारा? लार्सनिक से। लार्सनिक? जयंतीलाल की राख में हमें लार्सनिक मिला है बॉस। राख में से लार्सनिक? सर कुछ केमिकल्स और हेवी मेटल्स, धातु ऐसे होते हैं जो जलने पर भी नहीं खत्म होते। लार्सेनिक उनमें से एक है, इसलिए लाश के पूरी तरह जल जाने के बावजूद उसमें मौजूद लार्सेनिक जलाने और राख में ऐसे ही रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सारंगे, कि अगर जयंतीलाल की मौत लार्सनिक की वजह से हुई है तो फिर उसके फैमिली डॉक्टर सूरज को ये पता कैसे नहीं चला? पता कैसे नहीं चला? उसने नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट इश्यू किया ही कैसे और क्यों? बॉस, अगर लार्सनिक जैसा जहरीला केमिकल इंसान के शरीर में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा दिया जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन अगर यही जहर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके शरीर में पहुंचाया जाए तो उसकी मौत एक साथ एकदम नहीं होती है। पहले उसकी याददाश्त जाती है, फिर उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, फिर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और जयंतीलाल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। लार्सनिक? जी हाँ, लार्सनिक। और इससे यह साबित हो गया कि जयंतीलाल जी की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उनका खून किया गया है। लेकिन ये किया किसने? वही पता करने हम लोग यहाँ हैं। अभिजीत, जयंतीलाल जी का कमरा चेक करना पड़ेगा। ओके सर। हम पे शक कर रहे हैं? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम लोगों में से कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सब इनकी चाल है। डैडी की प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाए इसके लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं ये लोग। बकवास मत करिए सुशील जी, दोबारा ऐसा बोला ना अंदर डाल दूंगा। आप धमकाकर हमें चुप करा सकते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप लोग ये सब कुछ इन 5000 करोड़ के लालच में कर रहे हैं ना? बोल चुके आप लोग, अब बस सीआईडी को अपना काम करने दीजिए। क्या मजाक नहीं चल रहा है? एक आदमी का खून हुआ है, खून। तो आप सबकी भलाई इसी में है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, अब सीआईडी धमकाने भी लगी है। ये धमकी नहीं है, ये
अरे आशी आशीष आशी बेटा, आशी क्या हो गया? आशी बेटा, आशी बेटा उठो। आशी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? आशी आशी बेटा क्या हो गया? अरे जरा देखो इसे भी, क्या हो गया मेरी बच्ची को? आशी क्या हुआ? आंखें खोलो हो गया। आशी बेटा, आशी बेटा, आशी। आशी क्या हो गया इसे? आशी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फौरन। हाँ पंकज, क्या? माय गॉड, ये अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ये डॉक्टर सूरज ने आशी के कुछ टेस्ट किए थे, पता चला कि उसके खून में भी लार्सेनिक है। लेकिन सर, लार्सेनिक आशी के खून में पहुंचा कैसे होगा? सर ऐसी कोई कॉमन चीज जो जयंती लाल जी और आशी दोनों के कांटेक्ट में आई हो? खाना। अब आशी ने बताया था ना कि कुछ दिनों से जयंती लाल जी का खाना वो खुद टेस्ट कर रही थी। नहीं बस खाना नहीं, ये कुछ और है। ये सालों के साथ ये आपको कैसे पता चला? बताता हूं, बस ये है वो बाल जो हमें जयंतीलाल के हेयर ब्रश में से मिला है। अब लार्सेनिक तो अधिकतर नाखूनों में और बालों में ही जमा होता है, तो जब हमने इस बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके एनालिसिस किया तो रिजल्ट आया ये। और सर हमने इन टुकड़ों का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन टेस्ट किया तो पता चला कि दूसरे केमिकल्स के साथ साथ इसमें लार्सेनिक भी है। अब क्योंकि बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं इसलिए हमने इस रिजल्ट को कैलेंडर के साथ टैली किया। बॉस, तब हमें पता चला कि जयंतीलाल को ये लार्सेनिक 8 से 10 दिन के गैप में दिया जा रहा। और 8-10 दिन के गैप में? इसका मतलब जो भी है, जयंतीलाल को हर 8-10 दिन के इंटरवल पर लार्सेनिक दे रहा था, धीरे धीरे मार रहा था। और इसकी शुरुआत हुई बॉस 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? सर हाँ, फिर तो खूनी जयंतीलाल जी के घर वालों में से कोई नहीं होगा। परिवार वाले 8-10 दिन तक इंतजार क्यों करेंगे? एक ही बार में मार देंगे। फ्रेडी, परिवार वाला भी तो जयंतीलाल को धीरे धीरे मार सकता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सर पिछले 3 महीने से कुछ मसाज करने वाले आ रहे थे, मैंने बताया तो था आपको। हाँ, चेक कर चुके हैं हम उनको। उनके अलावा और कोई आता था क्या? कोई एक हो तो बताऊं। उनके दोस्त, पुराने बिजनेस पार्टनर और ऑफिस के स्टाफ वगैरह बहुत सारे लोग आते रहते थे घर पे। जी, डैडी बहुत सोशल थे, लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज में जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए जब उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया तो लोग उनसे मिलने घर पर आने लगे। लेकिन इन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं सर, इनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। भाभी देखिए ना, ये कैसा निशान लगा है। 4 बार धोया, 4 बार छुटाया, फिर भी नहीं हट रहा। अरे ठीक से धो ले, साफ हो जाएगा। अरे भाभी कितनी बार रगड़ा, नहीं जा रहा। और जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये दाग खून का है। खून? जी हाँ। सुनिए, आपके कुर्ते पे ये खून का दाग कहाँ से आया? आपको कहीं चोट लगी है क्या? क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता। अरे मुझे मेरे कुर्ते पर कहाँ से आया? मैं खुद हैरान हुआ था कल जब मैंने इसे देखा। तो कल लगी आपको ये चोट? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ, जब मैं कल लोगों से मिल रहा था तब ये खून का दाग लगा मुझे। बिना चोट खून के धब्बे, अजीब बात है। वही तो। और कुछ हुआ था कल? कोई खास बात? नहीं सर, और कोई खास बात नहीं। साहब एक बात अजीब हुई थी। क्या? कल सुबह मुझे गार्डन में कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले थे।
कांच के टूटे हुए टुकड़े? तो फिर? साहब उन टुकड़ों में खून लगा हुआ था। क्या? कांच के टुकड़ों में खून लगा हुआ था? जी। कहाँ पर है वो? अब वो तो मैंने कचरे के डिब्बे में डाल दी। इस कुर्ते पे खून, कांच के टुकड़े पे खून। कहाँ देखे थे वो कांच के टुकड़े तुमने? ये देखिए, यहाँ पर मिले थे मुझे कांच के टुकड़े। यहाँ पर? जी। टूटा हुआ बल्ब है सर। बल्ब का टुकड़ा मिला क्या उसको? काम करो अभिजीत, इस घर में जितनी भी लाइटें हैं, लैंप्स हैं, सब चेक करो, देखो कोई बल्ब गायब है क्या। सर, सब जगह देख लिया, कांच का टूटा हुआ सामान कहीं पे भी नहीं है। सर कुछ नहीं मिला। हाँ जी, ये सही, ये देखिए, यहाँ का बल्ब गायब है। बड़ी अजीब बात है, ये लैम्प तो बिल्कुल ठीक था। मैं और दादू इस लैम्प के नीचे काम भी किया करते थे, और जिस तरह दादू की मौत हुई तब भी ये लैम्प ठीक था, इसमें बल्ब था और ऑन था। तो फिर इस लैंप से बल्ब अचानक गायब कैसे हो गया? क्या कविता? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम ये बल्ब कैसे गायब हुआ, किसने निकाला, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन सर ये बल्ब कोई गायब करेगा क्यों? सर इस बल्ब का और इस लैम्प का कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस में। बॉस, ये धब्बे देख रहे हो? ये धब्बे लार्सनिक के हैं। लेकिन ये लार्सनिक के धब्बे पूरे लैंप पर कैसे? बॉस, हुआ ये होगा, खूनी जयंतीलाल जी के घर पे आता होगा हर 8 या 10 दिन में। नमस्ते साहब। साहब ऊपर है अपने कमरे में। और चुपके से जयंतीलाल के टेबल लैंप पे लार्सनिक छिड़कता होगा। शायद जयंतीलाल जी हमेशा इस टेबल पर बैठ करके काम किया करते थे।
और जैसे ही ये बल्ब गर्म होता था, लार्सनिक धीरे धीरे फैलकर जयंतीलाल जी की सांसों में घुल जाता था। सालू के साथ आशी को लार्सेनिक का इतना असर क्यों नहीं हुआ? उसे लार्सनिक का इतना असर इसलिए नहीं हुआ फ्रेडी, क्योंकि वो यहां हमेशा नहीं रहती थी, कभी कभी आती थी अपने दादाजी के पास। यार, ये जो भी कोई है, इस जयंतीलाल के और घर वालों के करीब का ही कोई है, इसलिए वो जयंतीलाल की मौत के वक्त यहां मौजूद था, और मौत होने के बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने उस लैंप में से वो बल्ब निकालकर अपने जेब में रख दिया होगा, और फिर सभी घर वालों से मिलते वक्त सुशील जी को भी अपने गले लगा लिया। जैसे सुशील को उसने गले लगा लिया, उसके जेब में जो उसने बल्ब छुपा के रखा होगा वो फूट गया, जिसकी वजह से उसके कमर में जख्म भी हुई, और उस जख्म से जो लहू निकला, जो खून निकला, वो सुशील के कपड़ों पर आया। मतलब सर, खूनी घर वालों में से कोई होगा? नहीं फ्रेडी, घर वाला तो नहीं लगता, और घर वाला होता तो बल्ब जेब में रख के थोड़ी ना घूमता। ये तो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास वही एक मौका था सबूत मिटाने का, वो चंद मिनट। घर वाला तो कभी भी निकाल लेता। सर, उस दिन तो कितने लोग आए थे यहाँ, खूनी का पता कैसे चलेगा? सर, उस दिन मीडिया के लोग भी आए थे, कौन आया कौन गया ये सब रिकॉर्ड तो किया ही होगा उन लोगों ने। तो चलो देख लेते हैं किस किस ने सुशील जी को गले लगाया था। क्या हुआ सर? खूनी का पता चल गया? हाँ फ्रेडी, खूनी मिल गया। कौन है? फ्रेडी, इस आदमी की पूरी कुंडली निकालो, पता लगाओ पिछले 3 महीनों में ये कहां कहां गया था, किस किस से मिला था, क्या क्या किया है इसने, सब कुछ। आप लोग फिर यहाँ हैं? खूनी का तो पता चला नहीं होगा, कुछ छानबीन रहेगी होगी। नहीं नहीं सुशील जी, कोई छानबीन नहीं बची है, खूनी का पता चल गया है, और खूनी अभी इसी वक्त यहां हम सब के बीच मौजूद है। क्या? कौन है वो? अरविंद जी, जरा उठेंगे आप? मैंने क्या किया? अरविंद जी, आपने क्या किया इसका तो पता हमने लगा ही लिया, बस अब आपके कारनामे हम आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या बकवास है ये? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने जयंती को मारा? अभिजीत, मौका मिला था,
मान जाते तो सबके सामने कपड़े नहीं उतरते। जरा एक कुर्ता उठाना। क्यों? अरे उठाओ सर। क्यों? क्या है ये? निशान कैसा है? हाँ? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? हिंदी में बोलो, हिंदी में। मातृभाषा है हमारी। भूल गए क्या? याद दिलाओ। हाँ? नहीं सर, बताता हूँ। नफरत करता था मैं जयंती से। 5 साल पहले हमने एक बिजनेस शुरू किया था। आज ये इतना बड़ा 5000 करोड़ का एम्पायर है ना, वो मेरे मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिजनेस पे लगाई थी, पर जयंती की नीयत में खोट थी। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। तब मैंने सोचा कि जब मौका मिलेगा तो मैं इसका हिसाब चुकता करूंगा। और वो मौका तुम्हें मिला 3 महीने पहले एडवोकेट मोहन के ऑफिस में, जहां पर जयंतीलाल जी भी आए थे और तुमने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि मेरी किसी ने हत्या की है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, कुछ भी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा। सर, अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? सीआईडी को, जो मेरा मर्डर इन्वेस्टिगेट करेगा। मुझे लगा अच्छा मौका है। जयंतीलाल को मारूंगा मैं और शक जाएगा उसके परिवार पर। और इसीलिए तुमने जयंतीलाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक नया प्रपोजल लेकर। क्यों? मेरे दिमाग में एक आइडिया था जिसके लिए मेरा उसके घर बार बार जाना जरूरी था। साहब ऊपर है अपने कमरे में। लेकिन एसीपी साहब, आपको इन पे शक कब हुआ? दीपा जी, जयंतीलाल जी की अंत्येष्टि के दिन जो मीडिया कवरेज हुआ था, जो मीडिया वालों ने वीडियो फुटेज लिया था, उसकी मदद से जयंतीलाल जी के अंत्येष्टि के दिन घर के बाहर जो इन्होंने कुर्ता पहना था, शमशान भूमि पर वो कुर्ता बदल दिया गया था, क्योंकि उस पर खून जो लगा हुआ था। क्यों अरविंद जी? अरविंद जी, बदले की आग में तुमने जयंतीलाल का खून कर दिया। क्या मिला तुम्हें? कैसा सुख मिला? गलत किया तुमने, गलत किया। रेडी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर सॉरी, हम लोगों ने आपको काफी बुरा भला कहा। दरअसल हमें लगा कि पैसों के चक्कर में आप हम परिवार वालों को इस केस में कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। एसीपी साहब, मैं मेरे पति की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सीआईडी और पुलिस वेलफेयर फंड में मैं डेफिनेटली डोनेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे दादू को इंसाफ दिलाया।
गॉड ब्लेस यू। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।